हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पर हमारी यूपीएससी सीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारा टेस्ट 2 चल रहा था। टेस्ट 2 हमारा बेस था वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसमें ऑलरेडी हमारे 3 लेसन आ चुके हैं, जिसमें हमने 1 to 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब आ रही है हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की, और हमारा टेस्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड। पहली बात तो आपको याद रखना, नॉट बोला है, ठीक है। नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें से ऐसी कौन सी बात है जो 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था ना, उसमें प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें? ऑप्शन दे रखा है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड दे रखा है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, थर्ड दे रखा है क्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और फोर्थ रखा है इलेक्टोरल ऑफेंसेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में नहीं दी गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में नहीं दिया गया। ये किस में दिया गया? ये दिया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में, ठीक है। या 1951 की जगह क्या आएगा? 1950 आएगा। इसके अलावा 1951 में क्या क्या बातें कही गई हैं? बाकी सारी बातें दे रखी हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल ऑफिसेंस, ये दिया गया हमारे 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें दी गई, जैसे नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। इसके अलावा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन किस तरीके से होने हैं, फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। इसके अलावा डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन, ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारे आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है ना, मतलब सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है मैं जुडिशरी कैसी है, इंटीग्रेट जुडिशरी हमारी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें ये बात कही गई है, द सेशन जज हैज़ द पावर टू इम्पोज कैपिटल पनिशमेंट। सेशन जज के पास पावर होती है कि वो कैपिटल पनिशमेंट को क्या कर सकता है? इम्पोज कर सकता है। एंड सेकंड में दे रखा है, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्राइज क्रिमिनल केसेज डेट आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 7 ईयर्स। इसके अलावा इसमें बोला गया जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वो 7 ईयर्स तक के केसेस को क्या देख सकते हैं, ठीक है। क्रिमिनल केसेस को देख सकते हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। पहला दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 ओनली, तीसरा दे रखा है बोथ 1 and 2, और चौथा दे रखा है नाइदर 1 nor 2। तो फ्रेंड्स, सही आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, पहले इसकी मशीनरी जान लीजिए। पहले आपको पता है एससी होता है, फिर एचसी होता है, हाई कोर्ट होता है, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। उसके बाद में क्या आते हैं? उसके बाद आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कौन से आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है सेशन कोर्ट और एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। देखो यहाँ पे होता है डिस्ट्रिक्ट जज, जिसमें जो कि सिविल मैटर को देखते हैं। यहाँ पे होते हैं सेशन जज, जो कि क्रिमिनल मैटर्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके नीचे भी एक और चीज़ होती है, जो क्या होता है? जो यहाँ पे आता है डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे सिविल मैटर्स को जो देखता है, ऊपर बना देते हैं थोड़ा सा हम यहाँ से। देखिए, ये हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थे। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या कहते हैं? पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट जज थे और सेशन जज थे, ठीक है। उसके बाद में देखो डिस्ट्रिक्ट जज को और क्या बोला गया? डिस्ट्रिक्ट जज को जब इसके नीचे भी जो आते हैं ना, उनको क्या बोला गया? उनको फ्रेंड्स बोला गया है इसमें, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थे। यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर क्या आते थे? डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद इसके अलावा सेशन जज। सेशन जज हमारे देखते थे क्रिमिनल मैटर्स को, और डिस्ट्रिक्ट जज थे सिविल मैटर्स को, ठीक है। अब सिविल मैटर्स को नीचे इसके कौन देखते हैं? इसके नीचे भी एक वो देखते हैं, वो कौन है हमारे? वो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो जज को देखते हैं, उनको देखो। इस वाले को तो बोला जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि इसमें दिया गया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे रखा है ना, इसमें दिया गया। इसके अलावा इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट जज। क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट जज। सब ऑर्डिनेट जज, जो कि सिविल मैटर्स को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है ना, कि जो सेशन जज होते हैं उनको पावर होती है कैपिटल पनिशमेंट की, तो बिल्कुल सही है कि वो कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट उसको चेक करेगा, ठीक है। इसके अलावा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर होती है कि वो 7 ईयर्स तक के केवल क्रिमिनल केसेस देखते हैं, तो ये बात भी सही है। जो चीफ जुडिशियल मैटर होते हैं ना, वो केवल 7 ईयर्स तक के मैटर्स को देखते हैं, और जो सेशन जज होते हैं वो कैपिटल पनिशमेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा और भी पनिशमेंट को दे सकते हैं। बस ये है कि हाई कोर्ट उसमें क्या करता है? थोड़ा सा रिव्यू करता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया? बोथ 1 and 2, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस डज नॉट सब्सक्राइब टू एन ओथ। तो बोला गया कि अगर कोई भी मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर है, वो ओथ नहीं लेता है, तो उस टाइम पे क्या होगा? ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस बट नॉट वोट। इसमें बोला गया कि वो प्रोसीडिंग में पार्ट तो कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। सेकंड बोला गया ही इज एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलती है ना, इम्यूनिटीज मिलती है बहुत सी चीज़ों से, उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकता है। पहला इसमें दिया गया फ्रेंड्स में पूछा गया करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है सेकंड ओनली, थर्ड दे रखा है बोथ 1 and 2, चौथा दे रखा है नाइदर 1 nor 2। तो फ्रेंड्स में सही आंसर बताइए आप।
देखिए फ्रेंड्स में जो दे रखा है ना कि ही कैन पार्टिसिपेट प्रोसीडिंग विदाउट वोटिंग, ये गलत है। वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता और वोट भी नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी हर डे, मतलब डेली के बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा इसमें सेकंड वो दे रखा है कि वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इम्यूनिटी को मतलब हकदार होता है, वो भी नहीं होता है। जब तक वो वोट नहीं लेगा तब तक उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो गया बहुत। इसमें कौन सा सही हो गया हमारा ऑप्शन? इसमें हमारा सही हो गया फ्रेंड्स डी, नाइदर वन नॉट टू, ठीक है, नाइदर वन नॉट टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, with an aim to break down the border barriers between the states, the Constitution of India under Article 301 declares that trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free, but few exceptions। इसमें बोला गया है कि जो ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स होता है ना, दो स्टेट्स के बीच में या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, वो फ्री होता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। वो एक्सेप्शन क्या होते हैं? पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो पार्लियामेंट में मतलब क्या कर सकता है? रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। और सेकंड रखा है कि जब भी किसी स्टेट में स्कार्सिटी होगी तो उस केस में उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उस स्टेट को मटेरियल को पहुंचाने में एक्सेप्ट दूसरे स्टेट्स के, ठीक है। इस पर पूछा गया फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला दे रखा है वन ओनली, दूसरा दे रखा है सेकंड ओनली, थर्ड दे रखा है बोथ वन एंड टू, चौथा दे रखा है नाइदर वन नॉट टू। तो फ्रेंड्स ध्यान से बताइए आप। देखिए फ्रेंड्स में दोनों ही बातें सही कही गई हैं कि हम पार्लियामेंट इस पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है। सेकंड इसमें दे रखा है कि एक मतलब कोड एक स्टेट को प्रेफरेंस दी जा सकती है अगर उस स्टेट में मतलब उस स्टेट में कमी है किसी भी इस गुड की, तो उसको प्रेफरेंस पे लगा सकता है। तो ये भी सही है। भी कौन इंपोज करेगा? पार्लियामेंट इंपोज करेगा। इसमें स्टेट लेजिस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो तुम्हारा ऑप्शन सही हो गया बोथ वन एंड टू, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दे रखे हैं कुछ ऑपरेशंस के नाम दे रखे हैं, उसको हमको मैच करना, उनका ऑब्जेक्टिव क्या थे। इसमें दे रखा है पहला मिशन सागर, जो कि रिलेटेड था किससे? इंडियन नेवी टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज। जो इंडियन नेवी ने रिपैट्रिएट किया था ना इंडियन सिटीजन को ओवरसीज से, तो उससे रिलेटेड है मिशन सागर। सेकंड में दे रखा है ऑपरेशन समुद्र सेतु, वो रिलेटेड है मेडिकल असिस्टेंस जो इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज को दी गई थी। और थर्ड इसमें दिया गया ऑपरेशन राप स्पीड, ये एसिलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर कोविड-19, ठीक है। इसमें इसमें पूछा गया हमसे करेक्टली मैच कौन से हैं। पर ऑप्शन में दे रखा है वन एंड टू, सेकंड दे रखा है टू एंड थ्री, थर्ड दे रखा है थ्री एंड फोर्थ दे रखा है वन टू थ्री। तो उसी का आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। जो ऑपरेशन रैप स्पीड था ना, वो एसलेट करता है किसको? डेवलपमेंट को, वैक्सीन की। इसके अलावा ये मिशन सागर है ना, ये इधर है, मतलब मेडिकल असिस्टेंट देना कोविड-19 के टाइम पे जब ओशन रिच कंट्रीज थी ना, उनको मेडिकल असिस्टेंट दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन समृद्धि सेतु किस लिए बनाया गया था? ताकि जो हमारे लोग फंसे हुए थे ओवरसीज वगैरह वहाँ से निकाल के ला सकें, ठीक है। तो ये जस्ट उल्टा लगा हुआ था, तो आपको उसमें याद रखना है ऑप्शन थी, उसमें सी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। पंचायती राज सिस्टम के रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं, देखिए इसमें क्या सही है। पहला दे रखा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव बीन गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू द सेकंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसका मतलब इसमें कहा गया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इनको क्या दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। सेकंड में देखा था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन ऑप्शन ऑफ टू टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन द स्टेट्स हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। जब बोला गया कि जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, उसमें ये कहा गया है कि जो पंचायत है ना वो टू टायर भी बन सकती है। आपको पता है 3 टायर होती है, ब्लॉक लेवल पर, मतलब ब्लेज लेवल, ब्लॉक लेवल पर और क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। लेकिन उसमें बोला गया जब हम इंटरमीडिएट लेवल है ना, ब्लॉक लेवल को खत्म कर सकते हैं अगर हमारी पॉपुलेशन 20 लाख से क्या है ऊपर नहीं जा रही है। तो हमसे पूछा गया करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला दे रखा है वन ओनली, दूसरा दे रखा है सेकंड ओनली, थर्ड दे रखा है बोथ वन एंड टू, फोर्थ दे रखा है नाइदर वन नॉट टू। तो उसमें सही आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पहले किस में रखा गया था? डीपीएसपी में रखा गया था, ठीक है। जय गांधी जी का प्रिंसिपल था कि हमको अपने गाँव को भी अच्छा बनाना है, तो उस केस में ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डीपीएसपी को आपको पता है एक्ट के अकॉर्डिंग पास करवाया जाता है। तो उस टाइम पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया और इसको पंचायती राज को हमने किस में रख दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया। किस में रखा गया? आर्टिकल वो पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 में रखा गया पंचायत म्यूनसिपलिटी को सबको, ठीक है। इसके अलावा सेकंड में रखा कि जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वो लोग टू टायर सिस्टम फॉलो कर सकते हो। तो ये बात भी सही है बिल्कुल, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सही हो गया? बोथ वन एंड टू ऑप्शन में सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विद रेफरेंस टू जोनल काउंसिल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जोनल काउंसिल के रेस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला दे रखा है दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी, सेकंड दे रखा है द यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ईच ऑफ दीज काउंसिल्स। में यूनियन होम मिनिस्टर वो चेयरमैन होते हैं और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। पूछा गया इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला देखा वन ओनली, दूसरा देखा सेकंड ओनली, थर्ड देखा बोथ वन एंड टू, फोर्थ देखा नाइदर वन नॉट टू। तो सही आंसर बताइए इसमें फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, में पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो हाँ सही है जी। जी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। और सेकंड इसमें दे रखा है होम मिनिस्टर्स के क्या होते हैं, होम मिनिस्टर्स के चेयरमैन होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सो आंसर कौन सा सही हो गया, बोथ 1 और 2। फ्रेंड्स, आप इसका एक बार PDF डाउनलोड करके इसकी चाहे तो आप विजन आइस की साइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे आप मुझे बता दीजिएगा तो हमको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। आप इसको पूरा का पूरा को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी होती है जो मैं यहाँ नहीं बता पाती हूँ। तो आपको पूरा पूरा का पढ़ लोगे ना, तो आप इससे गो थ्रू हो जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें पूरा बेस क्या है, सब कुछ क्या है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं कुछ तो यहाँ बता देती हूँ, कुछ मतलब बहुत सारा आपको पता है कि विजन आइस की मैगजीन आती है, उसमें कितने डिटेल में सब कुछ कवर किया गया होता है। तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सब कुछ यहाँ पर बता पाऊँ आपको। मैं आपको क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देती हूँ कि हाँ इसमें सही है, उसके बाद मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप एक बार इसके जो आप यहाँ पे पढ़ते हैं उसके बाद में 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन डेली आप उसको विजन आइस की जो मैगजीन की आंसर शीट होती है ना, उससे वो पढ़ा और लिया कीजिए, ताकि आपको डबल बार अगर रिवाइज हो जाएगा तो आपके वहाँ क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फ्रेंड्स हम। एडिटर दे रखा है इसमें, द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस इज प्रोवाइडेड अंडर, जो ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस है ना, किससे प्रोवाइड किया गया है। पहला दे रखा है इसमें पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट है। सेकंड दे रखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में। थर्ड दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और डी दे रखा है नन ऑफ द एबव। आपको बताना लीडर ऑफ द हाउस किस में प्रोवाइड किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, में लीडर ऑफ द हाउस की जो बात की गई है ना, वो की गई है हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस बुक्स होती है ना लोकसभा की, राज्यसभा के अलग अलग, उसमें कही गई है लीडर ऑफ द हाउस। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में भी ये कहीं मेंशन नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन में हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। द कमिटी कंसिडर द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज, मतलब जो डिमांड्स को चेक करती है कंसर्न मिनिस्ट्री की। इट सिक्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो असिस्ट इन डिबेटिंग द बजट, ये बजट को चेक भी करती है। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ बोथ द हाउसेस, में जो मेंबर्स होते हैं ना वो बोथ द हाउसेस से होते हैं। उसको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडिंग हाउसेस जो होते हैं, जैसे लोकसभा में कौन है स्पीकर और राज्यसभा में कौन है चेयरमैन, तो वो उसको क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर डिस्क्राइब्ड इन द अबव प्लेसेस, बोला गया कौन सी कमेटी के बारे में बात की जा रही है। पहला दे रखा है इसमें जनरल पर्पस कमेटी, सेकंड दे रखा है कंसल्टेटिव कमेटी, थर्ड तरह का डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, और फोर्थ तरह का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो इसमें सही ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, में जो बात की गई है ना, ये सारी बातें ऊपर जो कही गई हैं, ये की गई हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज से, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, उसके एस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला कहा गया है द प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज ओन्ड बाय द स्टेट कैन नॉट बी टैक्सड बाय द सेंटर। तो बोला गया कि वो सारे कॉर्पोरेशंस और इनकम जिस मतलब कंपनीज के जो कि स्टेट ओन करता है, उस पर टैक्स नहीं लगा सकता सेंटर। सेकंड में दे रखा है ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर विद इन अ स्टेट आर सब्जेक्टेड टू स्टेट टैक्सेशन। सेकंड दे रखा है कि इसमें जो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है ना स्टेट के अंदर, उसमें सारे जो टैक्स होता है वो स्टेट का मिलता है, ठीक है। सबसे पूछा का करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहला देखा है 1 ओनली, सेकंड देखा है बी रखा सेकंड ओनली, थर्ड रखा है बोथ 1 एंड 2, और फोर्थ रखा नाइदर 1 नॉट 2। तो सही आंसर बताइए इसमें फ्रेंड्स। देखिए मैंने पहला ऑप्शन दे रखा है कि जो स्टेट की ओन बिजनेस होते हैं ना, उसको जो टैक्सेशन है सेंटर नहीं कर सकता, तो ये बात गलत है, सेंटर भी इसमें टैक्स लगा सकता है। और सेकंड इसमें दे रखा है जो सेंटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टेट के अंदर, उसमें स्टेट टैक्स लगाता है, तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है, उसमें सेंटर टैक्स लगाता है, लेकिन उसको कलेक्ट कौन करता है, उसको कलेक्ट स्टेट करता है, और बाद में सेंटर के पास भेज दिया जाता है उसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स में ऑप्शन कौन सी हो गया, इसमें ऑप्शन में सही हो गया नाइदर 1 नॉट 2, डी ऑप्शन में सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो डिपेंड किस पर करती है, डिपेंड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली पे। सेकंड दे रखा है करंटली 7 स्टेट्स हैव क्रिएटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, करंटली 7 स्टेट्स में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एंड थर्ड दे रखा है 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। जो 1/3 मेंबर है ना जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो कौन चुनता है, वो चुनता है पीपल ऑफ द स्टेट चुनते हैं लोग, मतलब हम लोग चुनते हैं। दे रखा है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पहला दे रखा है 1 ओनली, सेकंड दे रखा है 1 एंड 2, थर्ड दे रखा है 3rd ओनली, एंड सेकंड एंड फोर्थ रखा है 2 एंड 3। तो इसमें सही आंसर बताइए फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स में पहले आप और सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, इसमें बोला गया कि 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे इस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो फ्रेंड्स 7 स्टेट नहीं, आपको पता है जम्मू कश्मीर इस टाइम पे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो उसके अलावा इसमें कितने स्टेट बच गए हैं? 6 स्टेट बच गए हैं। कौन कौन से हैं वो 6 स्टेट? यूपी, ये देखो आप फ्रेंड्स याद कर लीजिए इसको, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू जम्मू कश्मीर टू हेड अ काउंसिल। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, ठीक है, बिहार के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हमारा तेलंगाना, तेलंगाना यूपी, ठीक है, ये हैं। इसके अलावा जब हमारी जो जम्मू कश्मीर ना बाइफरकेट नहीं होती उसके पहले उसमें भी थी, इसलिए 7 स्टेट तब सही था, लेकिन अब गलत है, ठीक है। तो मैं इसमें और सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, तो देखो ये वाला फ्रेंड भी चला गया, ये वाला भी चला गया, ठीक है। अब थर्ड देखिए फ्रेंड्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है वो कौन चुनता है? वो चुनते हैं पीपल, 1/3 मेंबर को डायरेक्टली पीपल चुनते हैं। तो आपको पता है कैसे, आपका मैंने एक बार टेस्ट सीरीज में आपको बताया था। देखिए इसमें ये होता है कि 1/3 कौन चुनते हैं? 1/3 चुनती है लोकल बॉडीज़। कौन चुनती है? लोकल बॉडीज़। 1/3 चुनती है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसके अलावा 1/12 चुनते हैं कौन? जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो, ग्रेजुएट्स, ठीक है। और 1/12 चुनते हैं कौन? जो टीचर्स होते हैं वो। और 1/6 जो बचता है वो लोगों को गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो इसमें भी आपको फ्रेंड्स दिख रहा है कि कहीं पर भी पीपल ऑफ द स्टेट नहीं आया है, तो थर्ड वाला भी गलत हो गया। थर्ड वाला गलत है तो ये वाला ऑप्शन में चला गया, ठीक है। तो अब इसमें बचा कौन सा? फर्स्ट ओनली बचा। तो इसमें देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि उसकी जो मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो कितनी होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द वोटिंग एज लिमिटिंग मस्ट बी पास्ड बाई। इसे बोला गया जो वोटिंग एज की लिमिट है ना उसको डिक्रीज करना है इंक्रीज करना है वो एक्ट किससे पास होना चाहिए? पहला दे रखा है सिंपल मेजोरिटी से, सेकंड दे रखा है इसमें स्पेशल मेजोरिटी से, थर्ड दे रखा है स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ हाफ द स्टेट्स एंड फोर्थ दे रखा है बाई एन ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तुम सही आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स में सही आंसर है स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। कौन सा? सी ऑप्शन में सही है, स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, आपको पता है कि वोटिंग एज को कम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कहीं मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके अलावा हाफ ऑफ द स्टेट के कंसेंट क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है जब जो वोटर्स है वो कहाँ से आएंगे? स्टेट से निकल के तो आएंगे। तो स्टेट इसमें क्या फील करता है? स्टेट क्या चाहता है कि वो इतने वोटर्स को मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हाफ ऑफ द स्टेट की कंसेंट भी मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें 87 वाला ऑप्शन कौन से हो गया? ऑप्शन में सी सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इट इज़ वन ऑफ द पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड इन महाराष्ट्र। ये कैसा पीवीटी ग्रुप है जो कि कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है और कुछ पार्ट्स में गुजरात में ही पाया जाता है। दे आर नोन फॉर देयर ओल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ मेकिंग कत्था। ये जो क्या बनाते हैं? कत्था बनाते हैं। तो लिखा है फ्रेंड्स कतेचू, कतेचू बोलते हैं इस कत्थे को, ठीक है। तो वो बनाते हैं। दी थिकन सैप फ्रॉम द वुड ऑफ खैर, जो कि खैर की वुड होती है उससे बनाया जाता है। रिसेंटली पीपल फ्रॉम दिस ट्राइब इज एसोसिएटेड विद सेटिंग अप ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइजेज इन द मेकिंग मार्केटिंग गिलॉय। रिसेंटली इन्होंने क्या किया? रिसेंटली गिलॉय मार्केटिंग में इन्होंने एक मतलब बहुत अच्छा एसोसिएटेड ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि कौन सी अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो गिलॉय कौन यूज़ करता है? गिलॉय यूज़ करती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, वो यूज़ करती है इस गिलॉय को। तो इसमें पूछा गया है इसमें कौन से ट्राइब की बात हो रही है? पहले इसमें दे रखा है मारियागोंड, सेकंड दे रखा है चेंचू, थर्ड दे रखा है कोलम और फोर्थ दे रखा है कटकरी। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स में कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए फ्रेंड्स में सारी बातें जो हो रही है ना वो हो रही है कटकरी ग्रुप से। किससे? डी वाला कटकरी ग्रुप में ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो ट्राइब है ये महाराष्ट्र गुजरात के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है और जो कत्थे के लिए वजह फेमस है। आप कत्थे से भी सकते हो, कत्थे से कटकरी, कत्थे से क्या याद कर सकते हो? कटकरी, ठीक है, कत्थे से कटकरी याद कर सकती हो आप, ठीक है। तो इसके अलावा कत्था बनाते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा ग्रुप बनाया है जो कि गिलॉय के लिए बहुत ज़्यादा जो कि गिलॉय को प्रोवाइड करवाएगा, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना उनको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी रिगार्डेड एज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर मतलब के लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है, मतलब इंपॉर्टेंस है बाईकैमरल लेजिस्लेचर है उसके लिए, ठीक है। इसमें पहला क्या? इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या मिलता है? रिप्रेजेंटेशन मिलता है जब भी बाईकैमरल लेजिस्लेचर होती है किसी स्टेट में। सेकंड तरह का इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द कंट्री। जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं कंट्री के, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है इसमें। थर्ड तरह का इट एक्ट्स एज अ रिवाइजिंग बॉडी एंड प्रिवेंट्स पोटेंशियल एब्यूज ऑफ पावर। इसके अलावा ये क्या करती है? ये रिवाइजिंग बॉडी की तरह काम करती है ताकि जो लॉ वगैरह पास होते हैं ना वो इससे भी होकर जाते हैं। तो अगर किसी चीज़ को जब मना करती है ना तो उस टाइम पे उस पर थोड़ा फोकस किया जा सकता है, ठीक है। तो पूछा गया आंसर, तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला रखा है 2 and 3, सेकंड रखा है 1 and 2, थर्ड रखा है 1 and 3, फोर्थ रखा 1 2 3। तो यहाँ से बताइए फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, में सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें पहला क्या है ना कि रिप्रेजेंटेशन करती है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। पता है आपको, लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा तो उसमें और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा, कोई कुछ पार्ट्स उसमें चला जाएगा, कुछ पार्ट्स में चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। इसके अलावा क्या है, जोग्राफिकल रीजन को भी डिनोट करती है, कोई ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो हर जोग्राफिकल रीजन से आ पाएंगे, कम होंगे तो कम जगह से आ पाएंगे। तो सेकंड वाला भी इसमें सही हो गया। और थर्ड वाला क्या बोलता है, रिवाइजिंग बॉडी एक तरीके से। कैसे, क्योंकि आपने मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास करके वहाँ भेजा कि उसको पास करना है, अगर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी या फिर कुछ उन्होंने मना किया तो एटलीस्ट उस पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थोड़ा विचार तो करेगी ना, भले ही चेंज करे ना करे वो मैटर नहीं है, लेकिन कम से कम उसे विचार तो करेगी, उसको लगेगा तो हाँ कि इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, तो उस पर सोचो विचार होगा थोड़ा बहुत। तो इसलिए रिवाइजिंग बड़ी तरह भी काम करती है। तो ऑप्शन हमारा सही हो गया डी, 1, 2 एंड 3, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वॉलंटरी, डिस्क्रिशनरी और ऑप्शनल प्रोविजंस अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 जो कि पंचायत से रिलेटेड, इसमें बोला गया इसमें कौन सी ऐसे मतलब प्रोविजंस है जो कि वॉलंटरी है, जिसको पंचायत करें तो कर ले, अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई बात नहीं है। पहला देखा इसमें गिवन रिप्रेजेंटेशन टू MPs एंड MLA इन द पंचायत फॉलोइंग विद इन देयर कंस्टिट्यूएंसी। इसमें बोला गया जो MP MLAs होते हैं ना, जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पढ़ाती हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देना, ठीक है। सेकंड देखा डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स इन द पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। डायरेक्ट इलेक्शन करवाना जो पंचायत सीट्स है उनके लिए। इसके अलावा थर्ड में दे रखा है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पंचायत, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए रिजर्वेशन देना, ठीक है। प्लस में दे रखा है 1 एंड 2, सेकंड दे रखा है 2 एंड 3, थर्ड दे रखा है 1 एंड 3, फोर्थ दे रखा है D 1 2 3। इसमें से बताइए इसमें कौन सी ऐसे ऑप्शन, इसमें क्या कौन सी ऐसे ऑप्शन है जो कि वॉलंटरी वर्किंग है, किसके लिए, पंचायत के लिए, जो कि पार्ट 90 में आता है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन में सही है। देखिए फ्रेंड्स, आप पहले सेकंड ऑप्शन को चेक कीजिए। सेकंड ऑप्शन क्या बोला कि डायरेक्ट इलेक्शन कराने हैं ऑल सीट्स में, पंचायत के प्लेस पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आपको लगता है क्या जी कि मतलब वॉलंटरी काम होगा, कि इलेक्शन करवाओ ना करवाओ, एक छोटी सी बात है, इलेक्शन करवाने तो पड़ेंगे ही ना, जब जरूरी काम होगा ना, इलेक्शन नहीं होंगे तो पंचायत कैसे चुनी जाएगी। तो सेकंड वाला काम वॉलंटरी में आता ही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ये वाला भी चला गया, ये वाला भी चला गया, ये वाला भी चला गया, मतलब 1 और 3 बचा। मतलब क्या है कि जो MP MLA आता है कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, उसको रिप्रेजेंटेशन देना या नहीं देना वॉलंटरी काम है पंचायत का। इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लासेस होती है उनको रिजर्वेशन देना भी क्या है, वॉलंटरी काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, फ्रेंड्स में देखिए डज नॉट की बात की गई है, नॉट की बात की गई, डज नॉट लैप्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसमें बोला गया अगर रिजोल्यूशन हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसमें ऐसा कौन सा बिल है जो कि लैप्स नहीं होगा। फिर तरह का बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें बोला गया एक मतलब ऐसा बिल जो कि काउंसिल में ही पेंडिंग है और पास नहीं किया गया असेंबली से, ठीक है। सेकंड में तरह का बिल पेंडिंग इन द असेंबली वेदर ऑरिजिनेटिंग इन द असेंबली और ट्रांसमिटेड बाई द काउंसिल। मतलब क्या है, ये पेंडिंग कहाँ पे, असेंबली में, चाहे वो यहीं से असेंबली से ऑरिजिनेट हुआ हो, चाहे वो काउंसिल से आया हो, ठीक है। थर्ड तरह का बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर बट पेंडिंग असेंट और द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा ये बिल, एक बिल है जो पास तो हो चुका है लेजिस्लेचर से, लेकिन वो गवर्नर के पास में, प्रेसिडेंट के पास में, किस में पड़ा हुआ है, ऐसा उसमें पड़ा हुआ है, किस में, उसकी कंसेंट के लिए, उनकी कंसेंट के लिए, ठीक है। इसमें बोला गया कौन से बिल हैं जो कि लैप्स हो जाएंगे अगर रिजोल्यूशन हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। पहला तरह का 1 एंड 2, सेकंड तरह का 2 एंड 3, थर्ड तरह का 1 एंड 3, फोर्थ तरह का 1 2 3। तो सही ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि आ विल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय असेंबली। तो देखिए ये लैप्स नहीं होगा, पता है आपको, अब असेंबली में गया ही नहीं है तो कैसे लैप्स हो सकता है, दूसरी असेंबली आएगी उसमें भेज दिया जा सकता है, ठीक है। तो पहला वाला लैप्स नहीं होगा, ठीक है। सेकंड में दे रखा है कि एक बिल ऐसा है जो कि असेंबली में ही पेंडिंग है, तो या फिर असेंबली में पेंडिंग है फिर काउंसिल ने भेजा है उसके पास में, तो जब उसको कंसेंट ही नहीं मिला असेंबली की तो वो लैप्स होगा कि नहीं होगा। अब असेंबली ही भंग हो गई तो फिर इस टाइम पर उसे लैप्स होना पड़ेगा ना, तो सेकंड वाला हमारा लैप्स हो जाएगा। थर्ड में दे रखा है कि बिल पास तो हो गया लेजिस्लेचर से, लेकिन आप गवर्नर की कंसेंट के लिए पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स में देखिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए पड़ा हुआ है ना, लेकिन पास तो हो चुका है ना, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला लैप्स नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए एक बिल ऐसा है जो कि मतलब मैंने बताया ना कि मतलब एक बिल ऐसा है जो कि असेंबली में ही ऑरिजिनेट होता है, वो पास नहीं होगा, मतलब वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक बिल ऐसा है जो कि पेंडिंग है कहाँ पे, काउंसिल में, वो भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है काउंसिल में पेंडिंग है तो लौट के कहाँ पे आएगा, लेजिस्लेचर में तो आएगा, तो वो भी हो जाए, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा लैप्स हो जाएगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास विद असेंबली। एक ऐसा बिल जो कि काउंसिल में पेंडिंग है लेकिन असेंबली ने पास नहीं किया तो वो भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में उसे काउंसिल के पास ही तो आना पड़ेगा, सॉरी असेंबली के पास ही तो लाना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो वो भी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको मैंने और बताई दी कि कौन से बिल लैप्स नहीं होंगे, तो आपको थोड़ी सी कंडीशन इसकी याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विद रेफरेंस टू द पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कुछ पैनल्स के बारे में बात की गई है जो कि राज्यसभा के चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए पैनल बनाए जाते हैं, ठीक है। पहला रखा है वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो इसमें से पैनल में चुनते हैं कि उनको वाइस चेयरपर्सन कौन होगा। और सेकंड रखा था मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट्स प्रिसाइड्स ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इज वैकेंट। मतलब बोला गया है कि ये पैनल के जो लोग होते हैं ना वही प्रिसाइड करते हैं, उसमें एक मेंबर चुना जाता है, जबकि जब चेयरमैन और वाइस
वाइस चेयरमैन नहीं होते हैं उस जगह पर, ठीक है। उनकी पोस्ट क्या होती है, वैकेंट होती है। वैकेंट वर्ड यूज़ किया गया फ्रेंड्स, में याद रखना आपको, वैकेंट वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। वैकेंट वर्ड वो मतलब एलिजिबल नहीं है, ये नहीं बोला गया कि मान लो वो काम कर नहीं पा रहे, उन्होंने बोला खाली ही है पोस्ट, तब क्या होगा। तो पूछा गया इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला दे रखा है इसमें 1 ओनली, सेकंड दे रखा है 2 ओनली, थर्ड दे रखा है बोथ 1 and 2, फोर्थ दे रखा है नाइदर 1 नॉट 2। इसमें आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दे रखा है ना, जो नॉमिनेट्स करता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरपर्सन को इसी में से, तो हमारी बात सही है, इस पैनल में से नॉमिनेट किए जाते हैं। लेकिन इसमें सेकंड दे रखा है जब पोजीशन वैकेंट हो, मतलब जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन होते ही नहीं है पोस्ट पे, तो उस टाइम पे जो पैनल के मेंबर है वो प्रिसाइड करते हैं, तो बात गलत है। उस टाइम पे प्रिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे कौन प्रिसाइड करता है, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट चूज करता है ना, जो मतलब जो उस हाउस के, जो मतलब राज्यसभा के हाउस से जो चूज करता है प्रेसिडेंट, वही उसको क्या करता है, प्रिसाइड करता है, ठीक है। पैनल में से, पैनल का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ बिल्स बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें से कौन से बिल्स है जो कि गवर्नर को रखने पड़ते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन पर, ठीक है। पहले इसमें देखा, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इट हैज़ टू कंसिडर इट विद इन 6 मंथ्स। में बोला गया है जो प्रेसिडेंट है ना, अगर वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है लेजिस्लेचर के पास में, तो उस बिल को 6 मंथ के अंदर क्या करना पड़ेगा, कंसिडरेशन में लेके आना पड़ेगा। सेकंड रखा, इफ द बिल इज अगेन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, जो बिल है वो स्टेट लेजिस्लेचर पास कर देता है विदाउट अमेंडमेंट से या फिर अमेंडमेंट्स के साथ में, तो प्रेसिडेंट को उसमें क्या देना पड़ेगा, कंसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्ड में दे रखा है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नर, ये गवर्नर के लिए जरूरी है कि वो उस बिल को रिजर्व करे, जो कि किसके लिए, जो कि रिलेटेड है स्टेट हाई कोर्ट के किसी भी कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया इसमें कौन से ऑप्शन क्या है करेक्ट है, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 2 and 1, 2 and 3। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप सेकंड ऑप्शन देखिए। से बोला गया है कि अगर कोई भी बिल पास हो रिकंसिडरेशन के लिए वापस आता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास में, और वो उसमें अमेंडमेंट करके या फिर अमेंडमेंट ना करके प्रेसिडेंट के पास में वापस भेजता है, तो वो बिल उसको प्रेसिडेंट कंसेंट देगा ही देगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर केस में जरूरी नहीं, पार्लियामेंट केस में जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, तो मतलब क्या बचा, 1 and 3 हमारा सही है। मतलब क्या है कि ऐसे कोई भी बिल जो कि प्रेसिडेंट अगर रिटर्न करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, तो उसको 6 मंथ के अंदर उसको कंसिडर में लेके आना पड़ेगा, ये बात सही है। और ऐसे कोई भी बिल जो कि स्टेट हाई कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, तो उसको गवर्नर को रखना ही पड़ता है प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिजोल्यूशन ऑफ पंचायत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि पंचायत के रिजोल्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं, ठीक है। पहले दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द ग्राउंड फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ पंचायत। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो प्रोवाइड नहीं करता कोई भी ग्राउंड कि पंचायत का रिजोल्यूशन किस तरीके से होगा। और सेकंड में देखा था, न्यू पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द रिजोल्यूशन ऑफ अ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। मतलब क्या है, जो न्यू पंचायत चुनी जाती है, अगर मान लो रिजोल्यूशन हो गया पंचायत का, उसके केस में दूसरी न्यू पंचायत चुनी जाएगी ना, तो वो केवल उस समय के लिए रहती है जिस समय के लिए उस वाली जो पुरानी वाली पंचायत थी ना, उसका टाइम पीरियड बचा हुआ था। मान लो पुरानी वाली पंचायत ने 3 साल काम किया है, ठीक है, तो अब वो 2 साल के लिए ही चुनी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसमें ये बोला गया है। तो उसमें बताइए फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला देखा है 1 ओनली, दूसरा देखा है सेकंड ओनली, थर्ड देखा है वोट 1 and 2, फोर्थ देखा है नाइदर 1 नॉट 2। उसमें आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, में पहली बात जो कही गई ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड नहीं दे रखा डिजोल्यूशन पंचायत का, ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड नहीं दे रखा कि पंचायत का डिजोल्यूशन किस तरीके से करना है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड वर्स में जो कही गई है ना, कि दूसरी पंचायत जो चुनी जाएगी, वो कब तक चुनी जाएगी, वो चुनी जाएगी पहले तो आप याद रखिए, जिस दिन डिजोल्यूशन होगा पंचायत का, उसके 6 मंथ के अंदर आपको दूसरी पंचायत, मतलब दूसरी पंचायत को चुन के लाना है। उसके बाद वो उतने ही टाइम तक लागू होगी जितने टाइम तक वो बचा हुआ है उसको टाइम पर। अगर इसमें एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर वो पंचायत जो कि पुरानी वाली गई है, उसके बाद में न्यू इलेक्शन के लिए केवल 6 मंथ बचे हुए हैं ओनली, मान लो उससे 4.5, मतलब जो पंचायत में टाइम पीरियड है वो 5 साल होता है, तो उसने मान लो 4.5 साल काम किया है, तो 6 महीने बचे हुए, तो उस केस में उसे न्यू इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। आपको 2 बात याद रखनी है कि न्यू इलेक्शन कम नहीं होंगे जब मान लो उसका टाइम पीरियड केवल 6 महीने ही बचा हुआ था, और अगर उसका टाइम बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, मतलब एक 6 महीने से ज़्यादा बचा हुआ था, तो उस केस में न्यू इलेक्शन होंगे, और वो जो पंचायत चुनी जाएगी ना, वो केवल उतने ही समय तक चुनी जाएगी जितने समय तक लिए वो पहले वाली पंचायत ने टाइम पीरियड अपना पूरा नहीं किया था। तो उसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। फर्स्ट हमारा भी इसमें सही है, तो उसमें हमारा ऑप्शन सही हो गया बोथ 1 and 2, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज आर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एज अ गवर्नर। इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं गवर्नर के लिए जो कि अपॉइंटमेंट होना गवर्नर का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी बातें कही गई हैं। पहला इसमें दिया गया ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड में दिया गया ही शुड नॉट बिलोंग टू स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, वो मतलब उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए जो कि जिसमें वो अपॉइंट हो रहा है। और थर्ड में दिया गया ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। पहले तरह का 1, 2 एंड 3, दूसरा तरह का 1 एंड 3, थर्ड तरह का 2 एंड 3, फोर्थ तरह का 1 ऑनली। इसमें करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको, बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, में कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है वो कही गई ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उससे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, 2 बात है, ठीक है। सेकंड वाले इसमें नहीं कहा गया। सेकंड वाले कन्वेंशन चली आ रही है कि जो गवर्नर है ना वो उस मतलब स्टेट का ना हो जहाँ पे उसे अपॉइंट किया जाना, ताकि जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह का, उसके इन्फ्लुएंस में आके ना आके वो फ्रीली इंडिपेंडेंट काम कर सके, इसलिए कन्वेंशन है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में से कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सही है? इसमें ऑप्शन सही है 1 एंड 3, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट के बाद रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं। ही इज इंटाइटल्ड टू सच इमोलूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है ना वही उसको इमोलूमेंट्स अलाउंसेस और प्रिविलेज मिलती हैं गवर्नर को। सेकंड तरह का 1 पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन 1 स्टेट, जो 1 पर्सन है ना वो एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता है। एंड थर्ड इसमें रखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, गवर्नर को किस ग्राउंड्स पर हटाया जाना है इसके ऑफिस से, इसमें भी ये भी बात कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं की गई है। जब पूछा गया हमसे करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहला तरह का 1 एंड 3, सेकंड तरह का 1 एंड 2, थर्ड तरह का 3 एंड फोर्थ तरह का D 1 2 3, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दे रखा है जो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है वही इमोलूमेंट्स अलाउंसेस ऑफ प्रिविलेज पाता है, तो ये गलत है। यहाँ पार्लियामेंट डिसाइड करती है, कौन करती है? पार्लियामेंट। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, हमारा कौन सा समझ थर्ड वाला मतलब सेकंड भी गलत है। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये बोला गया था कि एक जो गवर्नर है ना वो एक साथ स्टेट का बन सकता है। आपको ही पता होगा इस टाइम पे कितने ऐसे गवर्नर जो कि एक साथ स्टेट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला भी गलत होगा। थर्ड हमारा सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है जिससे गवर्नर को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात भी हमारा सही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि गवर्नर को किस बेस पर हटाया जाना है, ठीक है। गवर्नर किस टाइम पे रहता है? गवर्नर रहता है प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग, प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहता है हमारा गवर्नर, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मतलब ग्राउंड दे रखे हैं कि किस तरीके से उसको काम करना है या किस तरीके से उसको हटाया जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड अ 2 टायर पंचायत राज सिस्टम विद द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट द मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेज। इसमें बोला गया कि मतलब ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने ये रिकमेंड किया था कि जो पंचायत है ना वो 2 टायर होनी चाहिए, पहले जिला परिषद में और दूसरी मंडल पंचायत में, मतलब 2-3 लेवल होता है ना, विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये नहीं, उन्होंने बताया कि जिला परिषद, उसके बाद सीधे मंडल पंचायत। मंडल पंचायत में क्या होंगे? विलेजेस होंगे हमारे। तो किसने रिकमेंडेशन दी थी? इसमें पहला देखा बलवंत राय मेहता कमेटी, सेकंड देखा ठंगन कमेटी, थर्ड देखा अशोक मेहता कमेटी और फोर्थ देखा गडगल कमेटी। देखिए फ्रेंड्स, में इसमें जो थर्ड ऑप्शन देखा ना अशोक मेहता कमेटी, इसने रिकमेंड किया था कि हमारे जो सिस्टम है वो 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। जिसमें पहले लेवल पर जिला परिषद हो, सेकंड लेवल पर मंडल पंचायत हो, जिसमें सभी विलेजेस आ जाएं। इसलिए इन्होंने इसमें जो इंटरमीडिएट लेवल था ना, ब्लॉक लेवल, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी रिकमेंडेशन दी थी जो कि आपकी लिस्ट दे रखी है पूरे आंसर शीट में, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें देखो इसमें क्या दिया गया, यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं और उनका जुडिक्शन कहाँ पर होता है, मतलब उनके हाई कोर्ट्स किस जगह पर है। अंडमान निकोबार का बोला गया मद्रास हाई कोर्ट में, सेकंड बोला गया लक्षद्वीप का केरल हाई कोर्ट में, थर्ड तरह का दमन द्वीप का गुजरात हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला तरह का 1 एंड 2, सेकंड तरह का 2, थर्ड तरह का 1 एंड 3, फोर्थ तरह का 1 2 3। तो ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार जो आता है ना वो आता है हमारे कोलकाता हाई कोर्ट में, किसमें? कलकत्ता हाई कोर्ट में, मद्रास में नहीं आता, आपको याद रखना है। तो फर्स्ट गलत हो गया। तो देखिए ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत, 2 ऑप्शन सही है। लक्षद्वीप आता है हमारे केरल वाले में, सही है। दमन और दीव किस में आता है? बॉम्बे में। किस में आता है? बॉम्बे में। और दादरा और नगर हवेली भी किस में आती है? बॉम्बे में आती है। और गोवा का हाईकोर्ट भी किस में आता है? बॉम्बे में आता है। इसके अलावा दिल्ली का तो आपको पता है खुद का हाईकोर्ट है। इसके अलावा कौन से बच गए? जो चंडीगढ़ वगैरह बच गए वो पंजाब में आते हैं, ठीक है। और कौन सा बचा? और जम्मू कश्मीर का भी खुद का हाईकोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एस्टीमेट कमेटी। जो एस्टीमेट कमेटी होती है ना, उसके रेस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला कहा गया द कमेटी वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीटी जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उनके रिकमेंडेशन में बनाई गई थी 1950 में। फिर सेकंड रखा है इट्स मेंबर आर ओनली फ्रॉम लोकसभा। इसके जो मेंबर होते हैं वो केवल लोकसभा से होते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स पूछा गया है 1 ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, बोथ 1 एंड 2 सही है, डायदर 1 नॉट 2 सही है। तो बताइए इसमें फ्रेंड्स सही ऑप्शन क्या है। देखिए फ्रेंड्स में पहला ऑप्शन तो दे रखा है ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिस्पेक्ट मनाई गई थी, ये बात गलत है। इसको जो रिकमेंडेशन दी थी वो दी थी जॉन मंथाई ने, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। बनाई ये 1950 में गई थी, ये बात सही है, ठीक है। तो इसमें हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से क्या होगा, आंसर गलत हो गया हमारा। सेकंड दे रखा कि ये लोकसभा के सब मेंबर्स होते हैं, तो हाई बात सही है। और जो बजट वगैरह को क्या करती है, देखती है, उस टाइम बजट का एस्टिमेट वगैरह करती है, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करती है। तो उसमें हमारा ऑप्शन सही हो गया बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट वो देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर की कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स है जो नीचे दे रखी हैं। सेकंड फर्स्ट में दे रखा ही अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ सर्विस। ये इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्या करता है, अपॉइंट करता है, और उसके अलावा उनके कंडीशन ऑफ सर्विस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। सेकंड दे रखा ही अपॉइंट एंड रिमूव द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा ये रिमूव करता है किसको, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके मेंबर्स को। पहला इसमें दे रखा है, इसमें करेक्ट आंसर पूछा गया। पहला दे रखा है 1 ओनली, सेकंड रखा है सेकंड ओनली, थर्ड दे रखा है बोथ 1 एंड 2, फोर्थ रखा है नादर 1 नॉट 2। आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स में सेक्टर ऑप्शन दे रखा है ना कि इसके जो मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को मेंबर्स को अपॉइंट करता है और रिमूव करता है। अपॉइंट तो गवर्नर करता है लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला इसमें गलत हो गया, सेकंड वाला हमारा गलत हो गया। फर्स्ट वाला देखिए फ्रेंड्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है और डिटरमाइन करता है उन कंडीशन को, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो गया फ्रेंड्स 1 वाला। कौन सा सही हो गया, 1। इसके अलावा और भी बहुत से काम है जो कि गवर्नर करता है। इसके अलावा देखिए आप स्टेट गवर्नमेंट को मतलब चूज़ करता है, अपॉइंट करता है उन सभी को, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा स्टेट के लिए। इसके अलावा मतलब बहुत से ऐसे काम है जो करता है। इसके अलावा जो मतलब मिनिस्टर वगैरह चुने जाते हैं उनको भी अपॉइंट करता है सबको, ये ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट 2 कंप्लीट हो गया। कल से हमारा टेस्ट 3 चलेगा, जो कि अब हम बताएंगे, जो कि हमारा ज्योग्राफी बेस्ड है। मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी तैयारी कर लीजिएगा उसकी, जो कि थर्ड वाला टेस्ट हमारा किस पे, ज्योग्राफी पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।